हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निशिता सोनी, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट आर्या कॉलेज ऑफ फार्मेसी। और आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे विच इज़ कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम कम्युनिटी फार्मेसी की बात करें तो कम्युनिटी फार्मेसी का क्या मतलब होता है, इसको दिस इज़ अ प्रोफेशनल टर्म। इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब है आपका मेडिकल स्टोर्स। ठीक है, दैट मीन्स अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इस सब्जेक्ट में हमने करना क्या है। मेडिकल स्टोर्स के बारे में और उसकी मैनेजमेंट के बारे में पर्टिकुलरली यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। अब मेडिकल स्टोर की मैनेजमेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स उसकी एस्टेब्लिशमेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ड्रग स्टोर अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसको एस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टोर्स की एस्टेब्लिशमेंट हम यहाँ पर देखेंगे और उसी के साथ साथ में हम ये देख सकते हैं कि किसी भी मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे चाहिए होती है। ऐसा नहीं है, आप जानते हो कि जैसे हमने कोई और बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें किसी भी परमिशन या किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती। बट जब हम मेडिकल स्टोर्स की या फिर फार्मेसी स्टोर की या फिर कम्युनिटी फार्मेसी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वहाँ आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ में एक फार्मासिस्ट का रोल्स यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है कि वो पेशेंट की काउंसलिंग करेगा, उसको दवाई देगा। दैट मीन्स आप दवाई देने की प्रोसेस को हम पूरा कहते हैं यहाँ पे डिस्पेंसिंग करना। ठीक है, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। तो फार्मासिस्ट का एक मेजर रोल है डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर मेडिकेशन आपको वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है कि वो उसको किस तरीके से लेनी है। ठीक है, एक तो आपको रूट वहाँ पर मेंशन करना होता है, दूसरा आपको ये बताना होता है कि किस टाइम पे लेनी है, किस समय पे लेनी है, किस तरीके से खानी है। वो सारी चीज़ें आपकी डिस्पेंसिंग फार्मेसी होती है। जैसे कि आपने किसी भी मेडिकेशन या फिर मेडिसिन के लिए यहाँ पर देखा होगा, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी देख सकते हो कि आपका वहाँ पर BD, ठीक है, BD, HS ये सारी चीज़ें लिखी होती है। इनका मतलब क्या है, BD मीन्स वो पर्टिकुलर मेडिसिन आपको दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, HS मीन्स होरा सामनी जिसको हम कहते हैं। डिस्पेंसिंग में आपकी कुछ टर्म्स होती है जिसका मतलब है वो पर्टिकुलर मेडिकामेंट आपको रात को लेना है, सोने से पहले लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिस्पेंसिंग के अंडर आती है। और ये पर्टिकुलर ये सारे पॉइंट्स जैसे कि कम्युनिटी फार्मेसी में आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, आपको कोई भी ड्रग स्टोर ओपन करना है तो उसका एस्टेब्लिशमेंट हम देखते हैं। उसके अलावा कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं। प्रोफेशनल्स फार्मासिस्ट की क्या ड्यूटीज़, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हम वहाँ पर वो देखते हैं। उसी के साथ साथ में आपकी फार्मासिस्ट की कुछ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो पब्लिक को अवेयर करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको बिना दवाई के भी ट्रीट करने का ट्राई करें। दैट मीन्स कोई वैसे सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करें जिसके अंदर वो लोगों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में, यहाँ पर सोशल फार्मेसी के बारे में बेसिकली वहाँ पर उनको लोगों को अवेयर कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर देखते हैं। और कम्युनिटी फार्मेसी और मैनेजमेंट में पर्टिकुलर आप यही सब पढ़ते हो। ठीक है, फार्मासिस्ट के बारे में पढ़ोगे, प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ोगे, कोई मेडिकल स्टोर आपको ओपन करना है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें हम कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन तो आपका फार्मेसी का, कम्युनिटी फार्मेसी का डेफिनेशन आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि बेसिकली ये क्या है, एक हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कम्युनिटी फार्मेसी। या फिर हमने कहा था कि मेडिकल स्टोर आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये हेल्थ केयर फैसिलिटी कौन से लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, उन पब्लिक को प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली जो भी उसके वहाँ पे लोकल एरिया में रह रही है। ठीक है, तो बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, कम्युनिटी फार्मेसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडिंग टू द पब्लिक ऑफ द लोकल एरिया। ठीक है, अब जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, CP दैट मीन्स कम्युनिटी फार्मेसी है। कम्युनिटी फार्मेसी में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने अभी देखा था, हम मेडिकेशंस की यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं। ठीक है, अब ये डिस्पेंसिंग कौन कर सकता है, आप लोग अच्छे से जानते हो, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है, अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कोई भी मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करता है तो वो इलीगल आपका यहाँ पे कंसिडर होता है। तो हमने क्या देखा कि कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर मेजरली हम क्या करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं। डिस्पेंसिंग किसकी, ऑब्वियसली ड्रग्स की। और ये डिस्पेंसिंग आपकी करते हैं हम ड्रग्स की, कौन कर सकता है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही यहाँ पर एलिजिबल होता है। अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे आपकी मेडिसिन का, ड्रग्स का डिस्पेंसिंग करता है तो वो आपका यहाँ पे इलीगल कंसिडर होता है। ठीक है, अब ये जो आपकी डिस्पेंसिंग हो रही है, ऑब्वियसली कोई पर्सन है तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, दैट मीन्स वो एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल कोर्स करके आया है। तो दैट मीन्स CP, दैट मीन्स कम्युनिटी
कम्युनिटी फार्मेसी अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो सर्विस आपकी कौन सी सर्विस है? प्रोफेशनल सर्विस है। क्लियर? तो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हम यूजुअली डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग करते हैं, जो कि मेजरली आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यहाँ पर कर सकता है। और वो आपको कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पर आपको वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो आपकी कम्युनिटी फार्मेसी है उसको हम यहाँ पे और क्या कह सकते हैं? आपका रिटेल फार्मेसी कह सकते हैं। ठीक है, रिटेल फार्मेसी, और इसके अलावा हम उसको कह सकते हैं मेडिकल स्टोर, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। जैसे हम अगर कह रहे हैं स्टोर पे जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कम्युनिटी फार्मेसी पे जा रहे हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी आपका एक प्रोफेशनल टर्म है और मेडिकल स्टोर या फिर रिटेल फार्मेसी आपकी एक नॉर्मल डेली लाइफ वाली टर्म्स है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी या फिर रिटेल फार्मेसी या हम मेडिकल स्टोर की बात करें तो ये एक ऐसी जगह है, इट इज़ अ प्लेस जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करते हैं। ठीक है, उनकी डिस्पेंसिंग करते हैं, उनको वहाँ पर हम स्टोर करके रखते हैं, सप्लाई करते हैं या फिर उनको सेल करते हैं। ठीक है, या सेल कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं ड्रग्स कैन बी सोल्ड देयर। तो कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी मेडिसिन की स्टोरेज कर सकते हो, उसकी डिस्पेंसिंग कर सकते हो, उसकी सप्लाई और उसकी सोल्ड यहाँ पर हम पर्टिकुलरली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि कोई भी पर्सन अगर आपकी मेडिकेशंस की सेलिंग करता है, डिस्पेंसिंग करता है, तो वो पर्सन आपका कौन होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट होना चाहिए ऑब्वियसली वो एक रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए यहाँ पे क्या प्रोसीजर्स, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैंडेटरी होती है? डी फार्मा, जो कि आप सब लोग कर रहे हैं, या फिर बी फार्मा। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो कि डी फार्मा एक 2 ईयर कोर्स है और बी फार्मा आपका 4 ईयर, दैट मीन्स 8 सेमेस्टर का पूरा कोर्स है। ये आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने का। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डी फार्मा बी फार्मा कर लिया तो आप रजिस्टर्ड हो, नो, इसके बाद आपको करवाना रहता है रजिस्ट्रेशन थ्रू एसपीसी दैट मीन्स आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस पर्टिकुलर स्टेट से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है, उसके बाद ही आप यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होते हो। और अगर हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैसे हो सकता है? अंडर द क्लाउज 1 एंड सेक्शन 2 किसका? ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। दैट मीन्स कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है सबसे पहले तो हॉस्पिटल फार्मेसी में या फिर कम्युनिटी फार्मेसी में अपना काम करने के लिए। तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका होता है या तो डी फार्मा या बी फार्मा। ठीक है, इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, दैट मीन्स जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की वो कैसे होती है? वो आपका फार्मेसी एक्ट 1948 में आपका एक एक्ट आया था, दैट इज फार्मेसी एक्ट। तो उस फार्मेसी एक्ट के कुछ क्लासेस, सेक्शंस, रूल्स होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो उसके क्लाउज 1 का सेक्शन 2 के अंडर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है। ठीक है, ये आपके जो बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले, उनके अंदर ये चीज़ यहाँ पे डिटेल में पूछी जा सकती है कि कौन से पर्टिकुलर क्लाउज या फिर सेक्शन में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। तो फार्मेसी एक्ट 1948, ये ईयर भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। फार्मेसी एक्ट आपका 1948 के अंदर आया था और इस फार्मेसी एक्ट के क्लाउज 1 और सेक्शन 2 के अंडर में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपकी बहुत इनिशियल है, बहुत बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ में भी जो आपका एग्जिट एग्जाम अभी आपका आ रहा है, आपको पता है डी फार्मा होने के बाद एक आपका एग्जिट एग्जाम यहाँ पर हो सकता है, तो उस एग्जिट एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका यूनिवर्सिटी लेवल का जो एग्जाम है उसके अंदर भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमने अभी तक ये देखा कि आपको फार्मेसी पे एज ए फार्मासिस्ट वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए? डी फार्मा या फिर बी फार्मा। दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर क्लाउज 1 और सेक्शन 2 के अंडर में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और हमने ये देखा है कि आप जब अलग, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि अदर देन फार्मेसी बैकग्राउंड का कोई भी पर्सन अगर आपकी मेडिकेशंस को सेल करता है, सोल्ड करता है, डिस्पेंस करता है, तो वो चीज़ वहाँ पर इलीगल है। वो कैसे? क्योंकि आपका ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक्ट्स में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि प्रेजेंस ऑफ फार्मासिस्ट
शुड बी मैंडेटरी। कब मैंडेटरी होनी चाहिए? जब कोई भी फार्मासिस्ट या फिर किसी भी स्टोर से डिस्पेंसिंग और सेलिंग यहाँ पर हो रही है मेडिकामेंट्स की या फिर ड्रग्स की, ठीक है। तो अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और ये एक्ट आपका कब आया था? 1945 में, ठीक है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के जो रूल्स थे, उसके रूल्स में रूल नंबर 65 इन ब्रैकेट 15 के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि आपका 1945 में आया था, उसके कुछ रूल्स थे। ऑब्वियसली उस रूल्स के 65 इन ब्रैकेट 15 के रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि प्रेजेंस ऑफ फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है जब आप किसी भी मेडिकामेंट का या फिर ड्रग्स की डिस्पेंसिंग या फिर सेलिंग करते हो तो। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फार्मेसी, या फिर हम ये बात कहें रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट के यहाँ पर आपके पास क्या रोल्स हो सकते हैं या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ यहाँ पे हो सकती है। आप एक बेसिक ड्यूटी जानते हो रोल ऑफ फार्मासिस्ट। ट्रेडिशनली भी ऐसा था कि क्या करना था, बस प्रिस्क्रिप्शन लेना था, उसको दवाइयाँ देखनी थी और उसको डिस्पेंस करना था, ठीक है। ट्रेडिशनली ऐसा ही होता था, आज भी ये चीज़ हो रही है, बट उसके अलावा भी और फर्दर ड्यूटीज़ यहाँ आपके फार्मासिस्ट के पास आ गई हैं या उसके कुछ रोल्स यहाँ पर आ गए हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहला आपका जो टास्क है वो क्या रहता है आपका? प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शंस। प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शंस। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है आपको पता है? आप डॉक्टर एक आपको पर्ची देता है जिसके अंदर उसका नाम होता है, डॉक्टर का एड्रेस होता है, उसके अंदर आपको वो कुछ दवाइयाँ लिख के देता है और उसी के अंदर आपको जो भी डिजीज़ है उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वहाँ पे दिया होता है। तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी क्या होती है? प्रिस्क्रिप्शन। उस प्रिस्क्रिप्शन की प्रोसेसिंग करना, दैट मीन्स अगर कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, कोई पेशेंट है या फिर उसका अटेंडेंट है, कोई भी पर्सन अगर कम्युनिटी फार्मेसी पे, दैट मीन्स रिटेल फार्मेसी या फिर मेडिकल स्टोर के ऊपर गया है, तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन की प्रोसेसिंग करना, दैट मीन्स वो ये देखेगा कि उसके प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कौन से मेडिकामेंट्स यहाँ पर गिवन हैं। तो मेजरली जो आपके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन एक फार्मासिस्ट के पास आया है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो उस प्रिस्क्रिप्शन को पूरा गो थ्रू करे और एनालाइज करे कि यहाँ पे किस कैटेगरी की ड्रग्स यहाँ पे दी जा रही है और इस पेशेंट को ये देना सेफ है या नहीं है। दैट मीन्स मेजरली आपकी वो ड्रग्स को यहाँ पे एनालाइज करता है, उन ड्रग्स की यहाँ पे प्रोसेसिंग कर सकता है। ओके, सेकेंड रोल या फिर सेकेंड टास्क की हम बात करें तो वो यहाँ पे आ सकता है चेकिंग ड्रग इंटरैक्शंस। ड्रग इंटरैक्शंस क्या होती है? बेसिकली जो भी फूड या फिर ड्रग आपने लिया है, एक तो ड्रग इंटरैक्शन भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई एक दवाई दूसरी दवाई के साथ में मिक्स होके कोई भी केमिकल रिडक्शन या फिर केमिकल प्रोसेस आपके पास शो कर रही है जो आपकी बॉडी में कोई ना कोई नेगेटिव या फिर टॉक्सिक इफेक्ट ला रहा है, तो वो आपका ड्रग इंटरैक्शन हो सकता है। वैसे ही आपका एक ड्रग फूड इंटरैक्शन हो सकता है। तो जो भी ड्रग इंटरैक्शंस हैं उसको एनालाइज करना भी एक फार्मासिस्ट का यहाँ पर क्या है? काम है। अब ये ड्रग इंटरैक्शन में वो क्या देख सकता है कि मान लो किसी एक पेशेंट को एंटीबायोटिक वहाँ पर दिया हुआ है और उस एंटीबायोटिक के साथ में आपको कोई ऐसी ड्रग भी वहाँ पे ऐड ऑन की हुई है जिससे वो एंटीबायोटिक अल्टीमेटली आपकी इन वीवो आपकी बॉडी के अंदर जाके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट शो करेगी। तो ये चीज़ फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए और फार्मासिस्ट को फिर वो ड्रग इंटरैक्शन जब उसको पता है कि होगा तो वो चीज़ उसको वहाँ पे रोक देनी है, उसको वहाँ पे स्टॉप करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फार्मासिस्ट का रोल और आ सकता है डिस्पेंसिंग मेडिकेशन। डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, ऑब्वियसली इसको हम अभी तक कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। आप जानते हो कि डिस्पेंसिंग मेडिकेशन दैट मीन्स प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो भी आपके पास ड्रग्स गिवन है उस ड्रग को पेशेंट को ये बताना कि आपको ये दवाई किस तरीके से लेनी है, किस समय पे लेनी है और कितने टाइम पीरियड तक लेनी है। तो ये पूरी चीज़ें आपकी डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस के अंडर आती है, ठीक है। और कुछ कुछ केस में तो आपके फार्मासिस्ट क्या होते हैं, बच्चों के केस में या फिर ओल्ड एज, जैसा हमने डिस्कस किया है पहले भी, पीडियाट्रिक या फिर जीरियाट्रिक पेशेंट्स, पीडियाट्रिक और जेरियाट्रिक पेशेंट्स। पीडियाट्रिक दैट मीन्स जो छोटे बच्चे पेशेंट्स हैं और जेरियाट्रिक मीन्स आपके ओल्ड एज पेशेंट जो है। तो इन दोनों के केस में यूजुअली ये चीज़ मैंडेटरी हो जाती है कि जब आपका फार्मासिस्ट दवाइयों को डिस्पेंस कर रहा है, ड्रग्स को डिस्पेंस कर रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दे। दैट मीन्स आपकी कोई सिरप की बॉटल के ऊपर ऐसा उसने निशान बना दिया, दैट मीन्स आपको दिन में 3 बार लेना है, ठीक है। या फिर जेरियाट्रिक पेशेंट के लिए उसने किसी टैबलेट के ऊपर ये लगा दिया, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकता है एक रात को, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें आपका डिस्पेंसिंग मेडिकेशन का ही पार्ट होती है। दैट मीन्स आपके पेशेंट को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना, और ऐसा कोई केस है जिसमें हो सकता है कि पेशेंट आपका भूल सके, तो वो चीज़ें यहाँ पर फार्मासिस्ट की ही ड्यूटी होती है कि वो यहाँ पर उनको अच्छे से मेंशन करके दे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आ सकता है आपका नेक्स्ट रूल इज डिस्पोजिंग ऑफ मेडिसिन।
अब कौन सी मेडिसिन यहाँ पे आपको डिस्पोज करनी पड़ेगी, कोई भी अननीडेड मेडिसिन है, ठीक है। मान लो एक बार पेशेंट ले गया था, अब उसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मेडिकेशन आपकी एक्सपायर हो चुकी है, मेडिसिन को यहाँ पर डिस्पोज करना रहेगा। जो भी आपकी अननीडेड मेडिसिन होती हैं, अनरिक्वायर्ड अननीडेड मेडिसिन को यहाँ पर उसको डिस्पोज करनी है। ऐसे उसको इधर उधर नहीं फेंक देना, एक अच्छी तरीके से उसको डिस्पोज करना है, डिस्कार्ड करना है, ताकि कोई और पेशेंट उसको, पेशेंट या हम कह सकें एनिमल भी उसको वो वहाँ पे इंटेक ना कर ले। नेक्स्ट इसके बाद में आपका हो सकता है प्रोवाइडिंग एडवाइस। ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, वो जो टास्क, हम वो रूल्स या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहे हैं जो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रोवाइडिंग एडवाइस। दैट मीन्स कोई भी मेडिकेशन आप ले रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपके फार्मासिस्ट की एक ड्यूटी बनती है कि वो आपको इसके बारे में समझाए कि ये दवाई आपको कैसे लेनी है, कब लेनी है, ज़रूरत है तो ही लेनी है, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो बेसिकली एक एडवाइस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। दूसरा इसके बाद में एक फार्मासिस्ट की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको क्या करे, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करे, ठीक है। प्रमोटिंग ऑफ या फिर प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल कोई भी फार्मासिस्ट कैसे आपको बता सकता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। दैट मीन्स इसके अंदर आपकी डेली फिजिकल एक्सरसाइज आ सकती है, डेली एक्सरसाइज, और आपका कौन सा फूड आपको इनटेक करना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड के बारे में आपको यहाँ पर बता सकता है, न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज वगैरह, या जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये आपको फार्मासिस्ट यहाँ पे अवेयर करेगा। तो उसके वजह से क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पे प्रमोट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हमने अभी देखा ही था डिस्पेंसिंग की बात जब हमने की थी। तो जब हमने डिस्पेंसिंग देखा था तो डिस्पेंसिंग में आप एक तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दे सकते हो, प्रिस्क्राइब ड्रग्स, ठीक है। प्रिस्क्राइब ड्रग्स दैट मीन्स कोई भी प्रिस्क्रिप्शन पे किसी भी डॉक्टर ने वो चीज़ लिख के दी है वो तो आपको देनी ही देनी है, एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसी के साथ साथ में एनपीडीज भी दे सकता है वो। एनपीडीज मीन्स आपका नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग, हम उसको कहते हैं नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग। दैट मीन्स इसको हम OTC ड्रग्स भी कह सकते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग। दैट मीन्स वो कैटेगरी ऑफ ड्रग जो रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के लिए। जैसे कोई भी अगर आप पैरासीटामोल, कफ सिरप वगैरह लेने जा रहे हो तो आपको ऐसे कोई प्रिस्क्रिप्शन की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो मेडिकेशंस आपकी OTC दैट मीन्स ओवर द काउंटर की कैटेगरी में, या फिर NPD दैट मीन्स नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आ सकता है। तो एक फार्मासिस्ट का ड्यूटी तो था ही कि प्रिस्क्राइब ड्रग की डिस्पेंसिंग करना, और उसी के साथ साथ में सेल कर सकता है वो नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स को, ठीक है। नेक्स्ट इसी के बाद में और हम रूल्स की बात करें तो हमने देखा था कि आपके पेशेंट को काउंसिल करें, काउंसिलिंग ऑफ पेशेंट्स। दैट मीन्स कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आया है तो उससे पूछे उसको क्या बीमारी है, क्या उसकी हिस्ट्री है, तो उसके रिगार्डिंग वो आपको उस पेशेंट को काउंसिल कर सकता है, उसको एडवाइस दे सकता है, जैसा कि हमने देखा। और उसी के साथ साथ में कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर आपके कौन आ सकते हैं, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, ये सारी चीज़ें। दैट मीन्स उनको भी एजुकेट करना, क्योंकि फार्मेसी की एक फार्मासिस्ट के पास जो एक्चुअल नॉलेज होती है फार्मेसी या फिर ड्रग्स को लेकर के, वो और नर्सेज वगैरह के पास नहीं होती। तो और अदर उसको प्रोफेशनल्स के साथ साथ में उसको पब्लिक को और पेशेंट्स को भी यहाँ पे अवेयर करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के बाद में वो इन सारी चीज़ों को इंश्योर कर सकता है, आपकी एक्यूरेट सप्लाई को। एक्यूरेट सप्लाई मतलब कोई भी ड्रग की जो सप्लाई हो रही है, डिस्पेंसिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्यूरेट होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ में नेक्स्ट आपका कोई भी सेमिनार अटेंड कर सकता है या फिर सेमिनार खुद से स्टार्ट कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है, जिसके अंदर लोगों को गैदर करे और लोगों को उन चीज़ों के बारे में अवेयर करे, जो भी एक बेसिक हेल्दी लाइफस्टाइल है, और आपका इंश्योर करे कि कोई भी मेडिकामेंट है तो वो किस तरीके से आपको लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये सारे आपके कम्युनिटी फार्मेसी में या किसी भी एक पर्टिकुलर फार्मासिस्ट के यहाँ पे रूल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी का आपके स्कोप क्या रहता है। स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। फर्स्ट स्कोप के अंदर हम बात करते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मेसी के अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, तो फार्मेसी में आप क्या देखते हो, एक तो बायोलॉजिकल स्टडी आप यहाँ पे स्टडी करते हो, और बायोलॉजिकल के साथ साथ में आप फिजिकल कोई भी ड्रग्स के बारे में यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और इसके अलावा भी कम्युनिटी फार्मेसी में, कम्युनिटी फार्मेसी जिससे डील करती है बेसिकली वो क्या है, आपकी ड्रग मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसकी कोलॉजी दैट मीन्स फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी मीन्स, फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो दो तरीके से हो सकता है कि एक तो आपकी बॉडी
ड्रग के ऊपर क्या बिहेव कर रही है, दूसरा ड्रग आपकी बॉडी के ऊपर क्या बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी मेजरली आपकी एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स होती है। तो ये जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि आपकी बॉडी ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और दूसरा जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, वो आपका फार्माकोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और इसी के साथ साथ में हम टॉक्सिकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर स्टडी करते हो। तो इसके बाद में ऑब्वियसली इतनी सारी नॉलेज गेन करने के बाद में एक फार्मासिस्ट जो होता है, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है, इतने सारे स्टडी करने के बाद में जो भी एक फार्मासिस्ट होता है, वो यहाँ पे किसी भी एक स्पेसिफाइड ड्रग मॉलिक्यूल की, उसके एक्शंस के बारे में, उसका जिस तरीके से काम है, रूट है, उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ों को एक फार्मासिस्ट बहुत अच्छे से यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। और उसके बाद में जो डिलीवर करेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑथेंटिकेट होती है। ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिलीवर हो रही है, दैट मीन्स कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पे फेक डिलीवर नहीं हो रही। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद स्कोप की, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्कोप आपका रहता है ड्रग यूटिलिटी। ड्रग यूटिलिटी क्या है, दैट मीन्स किसी भी फार्मेसी स्टोर में, अब आपने कोई फार्मेसी स्टोर अपना स्टार्ट तो कर लिया है, कम्युनिटी फार्मेसी आपके पास है, बट उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें आपका स्टॉक, ठीक है, स्टॉक और इन्वेंट्री कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर होती है। इन्वेंट्री कंट्रोल, दैट मीन्स कोई भी ड्रग स्टोर अगर आप ओपन करते हो तो उसके अंदर स्टॉक मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन आया है, आपने कोई मेडिकामेंट डिलीवर किया है, मेडिकामेंट डिलीवर करने के बाद में आपको अपने सिस्टम में उसकी किस तरीके से एंट्रीज डालनी है, या जो भी आपके पास अननीडेड अनरिक्वायर्ड मेडिकेशंस आई हैं तो उनका क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने सिस्टम के ऊपर यहाँ पे आपको मेंटेन करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टॉक और इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आ सकती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में सीपी आपका क्या डिसाइड करता है, प्रॉपर रेगिमेंट डिसाइड करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं प्रॉपर शेड्यूल डिसाइड करता है किसी भी ड्रग के लिए, कि मतलब पेशेंट को अगर कोई ड्रग देनी है तो उसका प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर टाइमिंग जो है, वो सारी चीज़ें क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ड्रग यूटिलिटी के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्कोप आपके पास यहाँ पे आ सकता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है सबसे पहले पेशेंट आपके दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पेशेंट्स आपका एक तो इन पेशेंट होता है, दूसरा आपका आउट पेशेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप गए हो, आपने अपना प्रिस्क्रिप्शन लिया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशंस लेकर आप दोबारा घर आ गए, तो वो हो आप आउट पेशेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पेशेंट है और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है या फिर हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उस पेशेंट को हम क्या कहते हैं, इन पेशेंट यहाँ पर कहते हैं। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, एक कम्युनिटी फार्मेसी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ड्रग की डिस्पेंसिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो आउट पेशेंट के अंदर तो वो चीज़ ऑब्वियस है कि ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन आया, आपके पास जो भी मेडिकेशन आई, आपने उसको डिलीवर कर दी, डिस्पेंस कर दी, काम खत्म। बट इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, इन पेशेंट्स में आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा यहाँ आपको एक्स्ट्रा केयर यहाँ पे इन पेशेंट्स के पास देनी पड़ती है, क्योंकि उनको जो इन पेशेंट्स हैं या जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, उनको आपको यहाँ पे इंटेंसिव ड्रग थेरेपी की, या फिर हम कह सकें कंट्रोल्ड प्रोसीजर्स की रिक्वायर्ड होती है। इंटेंसिव ड्रग थेरेपी या फिर कंट्रोल्ड प्रोसीजर्स यहाँ पे हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो इन पेशेंट जो होते हैं उसकी जब आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्योंकि वो पर्टिकुलर पेशेंट आपका हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको कंटिन्यू कुछ टाइम पीरियड पे आपको मेडिकेशन देने पड़ रहे हैं, तो उस केस में इंटेंसिव ड्रग थेरेपी उस पेशेंट को रिक्वायर्ड है। तो सेम चीज़ कंट्रोल प्रोसीजर है, तो ये सारा चीज़ें आपको बार बार रीचेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो आउट पेशेंट के अंदर तो वो चीज़ नॉर्मल है, कुछ नहीं, प्रिस्क्रिप्शन आया और फिर आपने उसको डिस्पेंस कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन आके नॉर्मल डिस्पेंसिंग कर दी, तो आपके आउट पेशेंट के अंदर वो चीज़ वहीं पे ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जब इन पेशेंट की बात करते हैं, उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा केयर यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि उन पेशेंट्स को यहाँ पे इंटेंसिव ड्रग केयर की या फिर इंटेंसिव ड्रग थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट स्कोप में आपके पास आता है ड्रग सिलेक्शन। ड्रग सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, जिसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, रेशनल ड्रग थेरेपी। तो जब ड्रग सिलेक्शन की बात आ रही है, दैट मीन्स कौन सा ड्रग सेलेक्ट करना चाहिए, वो चीज़ आपकी रेशनल ड्रग थेरेपी होती है किसी भी डिजीज़ में। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डिजीज़ में आपको कोई भी एप्रोप्रिएट, ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ भी गड़बड़ ना हो। दूसरा, इफेक्टिव मैक्सिमम होनी चाहिए कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो। दूसरा, उसी के साथ साथ में वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, पेशेंट को ज़्यादा ही यहाँ पे
ऐसा ना लगे कि आपका जो भी डोजेज का जा रहा है वो चार्ज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, और इन सब के साथ साथ में ऑब्वियसली सेफ। तो कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें आप किसके अंदर देखते हो, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को जब सेलेक्ट करते हो, तो किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी अप्रोप्रिएट देखते हो, उसका इफेक्टिवनेस देखते हो, वो कॉस्ट इफेक्टिव है और वो सेफ है या नहीं। ये सारे पैरामीटर्स आप किसी भी ड्रग को सिलेक्ट करने से पहले कि किसी पेशेंट को कौन सा देना है और कब देना है, ठीक है। दैट मीन्स राइट टाइम, किस तरीके से देना है, उसके अंदर उसकी राइट इंडिकेशंस यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट, राइट डोज कौन सी हो सकती है और ड्यूरेशन क्या हो सकती है। दैट मीन्स रेशनल ड्रग थेरेपी वो एक थेरेपी होती है जिसके अंदर आप किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करते हो और वो पर्टिकुलर ड्रग मॉलिक्यूल आपका अप्रोप्रिएट होता है, इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव और उसी के साथ साथ में सेफ होता है। तो जो भी ड्रग मॉलिक्यूल आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और आपने उसको किस तरीके से दिया है, दैट मीन्स आपका क्या टाइम है, क्या इंडिकेशन है, क्या डोसेज है और क्या ड्यूरेशन है। दैट मीन्स कितने टाइम पीरियड के लिए आपने वो पर्टिकुलर मेडिकामेंट यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को डिस्पेंस किया है, तो वो आपकी ड्रग सिलेक्शन होती है, या फिर ड्रग सिलेक्शन कह सकते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं रेशनल ड्रग थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के अंदर स्कोप में नेक्स्ट आपके पास क्या आती हैं, पेशेंट काउंसलिंग एंड इवेल्युएटिंग। पेशेंट काउंसलिंग एंड इवेल्युएटिंग, ये पर्टिकुलर पॉइंट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। पेशेंट काउंसलिंग के अंदर आपको क्या करना होता है, कोई भी पेशेंट आपके पास अगर मेडिकामेंट लेने आया है, कोई भी ड्रग लेने आया है, तो उसकी आपको काउंसलिंग करनी है। दैट मीन्स आपको ये एनालाइज करना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी हिस्ट्री थी, क्या उसके सिम्टम्स आ रहे थे, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको यहाँ पे उस पेशेंट को एक जो भी एडवाइस वहाँ पर करनी है वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप भी जानते हो ऐसा होता है कि क्या करता है पेशेंट, डायरेक्टली डॉक्टर को अप्रोच करने की बजाय वो एक फार्मासिस्ट के पास पहले जाता है। जैसे कोई भी नॉर्मल कॉमन कोल्ड, इवन वायरल फीवर भी हो गया तो वो डॉक्टर को बाद में अप्रोच करता है जब आपका फार्मेसी स्टोर से जो भी आपने मेडिकामेंट लिया है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। उस केस में जाके जब आपका जो पेशेंट है वो क्या करता है, डॉक्टर को वहाँ पे अप्रोच करता है। तो ये चीज़ आप जानते हो, जब पेशेंट आपके पास डायरेक्टली आ रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके सिम्टम्स को एनालाइज करना, उसकी काउंसलिंग करवाना, उसकी हिस्ट्री को जानना, ताकि आप उसको एक प्रॉपर मेडिकामेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर सको। अब ये कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी मेडिकामेंट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये कौन सी होगी, एनपीडी ड्रग होगी। एनपीडी ड्रग दैट मीन्स नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, ठीक है, नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन या फिर प्रिस्क्राइब ड्रग्स तो वो ड्रग्स होती हैं जो आपका एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसके अलावा अगर कोई भी ड्रग दे रहे हो तो वो आपकी नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग है, ठीक है। तो पेशेंट काउंसलिंग और इवेल्युएटिंग के केस में इसमें आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को अपना एनपीडी प्रोवाइड कर सकते हो और उससे भी सेम इफेक्ट ऑब्वियसली आएगा, सेम सेफ रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। इट जस्ट कि वो एक आपका प्रिस्क्राइब ड्रग नहीं है और उससे भी आपका पेशेंट जो है उसको पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सीपी। सीपी क्या है इधर, कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आप जानते हो कि कम्युनिटी फार्मेसी दैट मीन्स कोई भी रिटेल मेडिकल स्टोर या फिर आपका रिटेल फार्मेसी जो है वो अभी हमारी लाइफ में थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। उससे पहले क्या होता था, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत टाइम पहले ट्रेडिशनली आप लोग ये चीज़ जानते हो कि ट्रेडिशनली अगर कोई भी मेडिकामेंट, कोई भी ड्रग अगर किसी पेशेंट को दी जाती थी वो किस टाइप की होती थी, आयुर्वेदिक होती थी। जो भी आपके उधर उस समय पे प्लांट्स, ट्रीज, पौधे, औषधियाँ जो भी अवेलेबल थी वही उसी को यूज़ किया जाता था किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका मेडिकल साइंस आया और फिर उसके बाद में आपका फार्मेसी यहाँ पे इन्वॉल्व होने लगा। आप जानते हो कि कम्युनिटी फार्मेसी जो है, कम्युनिटी फार्मेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की पेशेंट की हेल्थ के लिए, ठीक है। किसी भी कंट्री के अंदर जो पेशेंट है, पर्सन्स हैं, पॉपुलेशन है, उन पर्टिकुलर हेल्थ की, उनकी हेल्थ के लिए कम्युनिटी फार्मेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि हमने रोल और स्कोप के अंदर अच्छे से स्टडी किया था, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपकी कम्युनिटी फार्मेसी की डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑब्वियसली मैंडेटरी हो गया था। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर अगर हम जेनेसिस की बात करें, जेनेसिस मीन्स जो भी आपकी यहाँ पे जनरेशन चली आ रही है, दैट मीन्स कम्युनिटी फार्मेसी की, बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी की जो भी जनरेशन है वो कब से ट्रैक ऑन हुई थी या हमने कब उस चीज़ को एनालाइज किया था, जब हमारे भारत में ब्रिटिशर्स का रोल हुआ करता था। दैट मीन्स ब्रिटिश इंडिया के टाइम से हमारे पास यहाँ फार्मेसी की जो जनरेशन थी वो एक्चुअली यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है।
ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे यहाँ पर हमारी एक्चुअली फार्मेसी की जनरेशन स्टार्ट हुई थी, और वो पर्टिकुलरली कब हुई थी? एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी का एरा जब चल रहा था, वो चीज़ जब ख़त्म होने लगी थी, तब 19th सेंचुरी के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? आपकी एलोपैथिक ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाया था। और उस टाइम पे एलोपैथिक ड्रग जब आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी, तब लोगों को एलोपैथिक ड्रग्स के बारे में पता चला था। उससे पहले तक हमारा जितना भी ट्रीटमेंट चलता था वो सारा आयुर्वेदा के ऊपर चलता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो भी कोई पर्सन्स आपके यहाँ पे ड्रग सेलर्स होते थे, ठीक है, आज के टाइम पे जिसको हम फार्मासिस्ट बोलते हैं या फिर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बोलते हैं, तो उस टाइम पे एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के टाइम पे जो भी कोई पर्सन आपकी इधर ड्रग्स की डिस्पेंसिंग कर रहा था या फिर उनकी सेलिंग कर रहा था, तो उसको वहाँ पर क्या कहा जाता था? ड्रग सेलर कहा जाता था, ठीक है। एट दैट टाइम पे वहाँ पे उसको ड्रग सेलर कहा जा रहा था। या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं, उस टाइम पे क्या होता था, आपका जो भी डॉक्टर है, डॉक्टर ने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद में डॉक्टर एक अपना कोई पर्सनल वहाँ पे असिस्टेंट रख लेता था। वो पर्सनल असिस्टेंट क्या करता था? जो भी डॉक्टर आपकी ड्रग को प्रिस्क्राइब करता था, उन सारे प्रिस्क्राइब ड्रग की कंपाउंडिंग करता था और डिस्पेंसिंग करता था। कंपाउंडिंग दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो डॉक्टर आपका कोई भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता था, उसकी पहले कंपाउंडिंग होती थी और फिर मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो भी एक असिस्टेंट इन्वॉल्व था, जो असिस्टेंट यहाँ पर इन्वॉल्व था एक डॉक्टर का, जो सारा काम करता था, उसको हम यहाँ पर कहते थे कंपाउंडर्स। क्योंकि वही क्या करते थे? आपकी ड्रग्स को एट दैट टाइम पे कंपाउंड करते थे और फिर उसको डिस्पेंस करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये कंपाउंडर नाम पड़ा था। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि फार्मासिस्ट है दैट मीन्स कोई कंपाउंडर है, या फिर आपके डॉक्टर का कोई यहाँ पे असिस्टेंट है, ठीक है। तो कंपाउंडर वाली जो इमेज है एक फार्मासिस्ट की, वो तब से ही बन गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब आपका जो इंडिपेंडेंस का पीरियड था, बिफोर इंडिपेंडेंस या फिर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की जब हम अगर बात करें, तो उस टाइम पे जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, आपके डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स क्या करते थे? आपकी ड्रग्स को यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते थे। ड्रग प्रिस्क्राइब करने के बाद कुछ कंपाउंडर्स, जो हमने अभी देखा, कंपाउंडर्स क्या करते थे? आपकी ड्रग्स को प्रिपेयर करके और फिर उनकी सेलिंग करते थे। तो ये कंपाउंडर्स आपके उसी टाइम से यहाँ पे चलता आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात किया कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मतलब जब ये सारा टाइम पीरियड आपका चल रहा था, उस टाइम पे आपका कम्युनिटी फार्मेसी का जो भी एक स्टेटस था, वो बहुत ज़्यादा हाईली अनरेगुलेटेड था। दैट मीन्स हाईली अनरेगुलेटेड था। दैट मीन्स कोई भी आपका ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहा था और कोई भी ड्रग की सेलिंग कर रहा था, ऐसे कोई फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी के लिए कोई कोर्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। तो प्री इंडिपेंडेंस के पहले जब ये सारी चीज़ें अनरेगुलेटेड थी, फिर जब ये गवर्नमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन में आया, तब उसके बाद धीरे धीरे PCI फार्मेसी एक्ट ये सारे इंट्रोड्यूस हुए और उसके बाद आपका फार्मेसी का एक ऑफिशियल डिग्री और डिप्लोमा का कोर्स बनाया गया। उसके बाद फिर आपके फार्मासिस्ट और ये जितना भी है, ये सारी चीज़ें फार्मेसी को लेकर थोड़ा गवर्नमेंट कंसाइज हुई है, या फिर उसके रूल्स रेगुलेशंस अब थोड़े रेगुलेटेड यहाँ पर होने लगे हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने यहाँ पे जो भी देखा था वो हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। जो एक्चुअल हिस्ट्री कौन से ईयर में कब क्या हुआ था वो हम अब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको पता है 1900s के टाइम पे हमने अभी देखा था कि कम्युनिटी फार्मेसी आपकी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? एट द एंड ऑफ द एरा ऑफ 19th सेंचुरी, जब आपके ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे। उसके बाद में, उसके पहले भी आपका फार्मा से रिलेटेड अगर कुछ था तो वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपका 1800 में आया, 1811 मतलब 1811 के अंदर आपका क्या हुआ था? CP स्टार्ट हुई थी। CP दैट मीन्स आपकी कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट हुई थी। और उस टाइम पे क्या हुआ था? कोलकाता में सबसे पहला यहाँ पे केमिस्ट शॉप ओपन हुआ था, ठीक है। केमिस्ट शॉप आपका क्या रिलेट करता है? आपका कम्युनिटी फार्मेसी केमिस्ट शॉप है, दैट मीन्स आपका रिटेल स्टोर है या फिर आपका मेडिकल स्टोर है। तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी 1800 में शुरू हुई थी। कोलकाता में आपका सबसे पहला केमिस्ट शॉप यहाँ पे ओपन हुआ था, राइट। नेक्स्ट आपके पास आया था 1824 में। 1824 में क्या हुआ था? ये LP जो है दैट मीन्स आपका लंदन फार्माकोपिया का हिंदुस्तानी वर्जन, दैट मीन्स एक इंडियन वर्जन, आपने लंदन फार्माकोपिया का पूरा हिंदुस्तानी वर्जन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, या फिर हम पब्लिश कह सकते हैं कि पब्लिश हुआ था। 1866 में H.W. हनी एक पहला क्वालिफाइड पर्सन था जिसने एज अ ड्रगिस्ट या फिर एज अ केमिस्ट इंडिया के अंदर आया था। जो इंडिया में ऑब्वियसली बाहर से ही पढ़कर आया होगा, क्योंकि उस टाइम तक भी इंडिया में ऐसे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं थी। तो 1866 में सबसे पहला पर्सन दैट इज़ H.W. हनी, वो कौन था? आपका फर्स्ट क्वालिफाइड पर्सन था। ये आपको बहुत एक मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, इसलिए इनको थोड़ा फोकस करना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 1868। 1868 के अंदर क्या हुआ था, आपका इंडिया का सबसे पहला यहाँ पे फार्माकोपिया बना था। फार्माकोपिया क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर हम पढ़ते हैं कुछ, तो फार्माकोपिया एक आपका फार्मेसी का ग्रंथ है जिसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशनड है, ठीक है। तो फर्स्ट फार्माकोपिया आपका आया था अंडर सुपरविजन, या फिर हम कह सकते हैं अंडर मोनार्की, या फिर अंडर गवर्नमेंट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स आपके इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, तो जो भी आपका फर्स्ट फार्माकोपिया आया था वो ब्रिटिशर्स की मोनार्की के अंडर में ही आया था, राइट। फिर नेक्स्ट इसके बाद में हमारा 1930 में आया था। 1930 में एक्चुअली क्या हुआ, एट द 11 अगस्त 1930 जो आपकी भारत की सरकार है, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया, एक कमिटी को अपॉइंट किया, उसके अंदर आपकी एक चेयरमैनशिप पर्सन दैट इज लेट कोल आर.एन. चोपड़ा को उस कमेटी के अंदर वहाँ पे बुलाया गया और उनको बताया गया कि फार्मेसी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको आप एक बार उससे गो थ्रू करें और आपको पता चले कि फार्मेसी कितना लैग कर रही है, कितना बिहाइंड है बाकी अदर मेडिकल कोर्सेज से, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर उसके बाद उन्होंने 1930 के अंदर ऐसे कोई स्टडी करी। फिर स्टडी करने के बाद इसकी जो भी रिपोर्ट्स आई थी, जो भी स्टडी उन्होंने की रिगार्डिंग फार्मेसी प्रोफेशन या उसके लिए जितना भी आपका क्वालिफिकेशन का सिस्टम है, तो वो 1930 के अंदर सारा कुछ स्टडी हुआ और उसके बाद 1931 के अंदर उसकी कुछ रिपोर्ट्स आई। ऑब्वियसली कोई चीज़ आप स्टडी कर रहे हो तो उसके बाद आप रिजल्ट दोगे, रिपोर्ट दोगे, तो वो चीज़ आपकी 1931 के अंदर आती है। और वो रिपोर्ट्स आपकी ये कह रही थी कि कोई भी आपका रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलाइजेशन प्रोफेशन नहीं है फार्मेसी का, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन नहीं है फार्मेसी का। दैट मीन्स कोई भी यहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है और ना ही कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फार्मासिस्ट के लिए। उस टाइम पे क्या हो रहा था, जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया, एक डॉक्टर था वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा था और उसके कुछ असिस्टेंट वहाँ पर क्या कर रहे थे, उन दवाइयों को कंपाउंड कर रहे थे और उन्हीं की वहाँ पर डिस्पेंसिंग करवा रहे थे और उन लोगों को हमने क्या कहा था, कंपाउंडर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे उस स्टडी में यही उन्होंने एनालाइज किया कि ऐसा कोई वहाँ पर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन नहीं है फार्मेसी का, बट कुछ लोग हैं जिनको हम कंपाउंडर्स कह रहे हैं, वो कंपाउंडर्स क्या कर रहे हैं, आपके उस गैप को फिल कर रहे हैं। दैट मीन्स वो लोगों को मेडिकामेंट आपका डिस्पेंस कर रहे हैं। तो जो भी लोग थे वो फार्मासिस्ट होने चाहिए थे, बट वो एक्चुअली थे आपके कंपाउंडर्स, और कंपाउंडर्स मीनिंग आपका सिंपली डॉक्टर के असिस्टेंट थे वो लोग, ठीक है। फिर 1930 में जब ये सारी स्टडी कंप्लीट हुई तो स्टडी के बाद में क्या हुआ, आपका एमएल श्रॉफ, दैट मीन्स आपको पहले पता चल गया था कि कोई भी फार्मेसी का प्रोफेशन नहीं है, तो उसके अंदर कोई भी कोर्स नहीं है, क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी आपका जरिया नहीं है जिसके थ्रू आप पढ़ सके। तो 1931 के जस्ट बाद जो भी रिपोर्ट्स आई 1931 के अंदर, जो आपका फार्मेसी प्रोफेशन को लेकर जो भी रिपोर्ट्स आई, उसके बाद एमएल श्रॉफ ने क्या किया, एक फार्मास्यूटिकल एजुकेशन सिस्टम को इनिशिएट किया। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन लेवल आपका आया था 1931 में, ठीक है। और वो भी कब, जब 1930 में आपकी जो फार्मेसी को लेकर कोई स्टडी हुई थी उसके रिपोर्ट्स के बाद में। तो उन्होंने क्या किया था, फार्मास्यूटिकल आपकी एजुकेशन सिस्टम को इनिशिएट करवाया था, जो कि सबसे पहले कौन सा यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका 1940। नेक्स्ट इज 1940 के अंदर में क्या हुआ, अब धीरे धीरे फार्मेसी के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन आने लगी लोगों को, या जो भी हमारी गवर्नमेंट है उनको पता लगने लग गया कि फार्मेसी क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने और थोड़ा ध्यान दिया और देखा कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जब ब्रिटिश इंडिया था तो वहाँ पर क्या हो रही थी, आपकी ड्रग सारी एलोपैथी दवाइयाँ वहाँ पर आ रही थी। तो वो जितनी भी दवाइयाँ आ रही थी वो कहाँ से आ रही है, दैट मीन्स इम्पोर्ट कहाँ से हो रही है, बन कहाँ रही है, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन उनकी कहाँ हो रही है। तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि हाँ हमें प्रूफ दो, इसका बिल हमें ला कर दो, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जब ये सारी चीज़ें इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स हो रही थी, तो उन सब का बिल यहाँ पर बिल को मंगवाया गया, उन सब के बिल को बुलाया गया, ठीक है। और ये जितने भी बिल्स फिर उस टाइम पे अडॉप्ट हुए थे तो वो आपके ड्रग एक्ट में हुए थे, ठीक है। तो ड्रग एक्ट आपका 1940 के अंदर आया था और बेसिकली वही ड्रग एक्ट है जो अब आप पढ़ते हो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, राइट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हम हर जगह पढ़ते हैं फार्मेसी में, वो आपका यही एक्ट है। उस टाइम पे इसको ड्रग एक्ट कहा गया था, फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आए और धीरे धीरे इसका नाम ड्रग एक्ट से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, ठीक है। ये एक्ट एक्चुअली आपका 1940 के अंदर आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1945। वही हमने देखा एक्चुअली क्या हुआ 1940 के अंदर, 1940 में ये जो आपका ड्रग एक्ट आया है 1940 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था, बट जब इसके रूल्स फॉलो होने लगे थे वो मेजरली आपका 1945 के अंदर हुआ था। तो जब हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात करते हैं तब हम ये दोनों ईयर्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि 1940 के अंदर आपका ये एक्ट आया था और इसके रूल्स कब आए थे आपके पास 1945 पे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका 1948 के अंदर आपका फार्मेसी एक्ट आया था, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये सारे ईयर्स आपको याद होने चाहिए।
कब, कौन से ईयर में आपका कौन सा एक्ट आया था, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो फार्मेसी एक्ट आपका आया था 1948 के अंदर। फार्मेसी एक्ट भी यही था कि इससे पहले आपका कोई भी पर्सन क्वालिफाइड नहीं था, डी फार्मा बी फार्मा कोई कुछ नहीं जानता था, कोई भी आता था अपना रजिस्ट्रेशन करवाता था और वो एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पे कंसिडर हो जाता था। तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने एक्ट्स बनाना शुरू किया। तो 1948 के अंदर आपका एक फार्मेसी एक्ट यहाँ पर इनिशिएट हुआ। 1948 के बाद 1949 के अंदर क्या हुआ, पीसीआई एस्टेब्लिश हुई फार्मेसी एक्ट के अंडर में। पीसीआई क्या है आपकी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फार्मेसी एक्ट ने भी ये बात बोली थी कि अब इसके बाद अगर फार्मासिस्ट अगर किसी को बनना है तो उसको डी फार्मा या बी फार्मा करना पड़ेगा एक ऐसे कॉलेज से जो कि आपका रिकॉग्नाइज्ड हो पीसीआई से, है ना। आज भी यही है, जैसे आप किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हो तो वो सारे कॉलेजेस आपके पीसीआई एआईसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। तो पीसीआई उस टाइम पे फार्मेसी एक्ट के अंडर में नहीं था, बट ये 1949 के अंदर आपका फार्मेसी एक्ट के अंडर में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1954 के अंदर क्या हुआ, फार्मेसी एक्ट आया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में आपके जो भी एजुकेशन सिस्टम था कि डी फार्मा बी फार्मा कितने साल का कोर्स होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो सारी चीज़ें, दैट मीन्स एजुकेशन रेगुलेशन आपका आया था 1954 के अंदर, ठीक है। 1954 के अंदर आपके एजुकेशन रेगुलेशन हुए थे काफ़ी सारी स्टेट्स में, बट हाँ उस टाइम पे भी कुछ स्टेट्स रह गई थी और आज भी कुछ स्टेट हैं जहाँ पर बिल्कुल भी आपका फार्मेसी का कोई कुछ रोल नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद 1954 के अंदर ही आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया था। बेसिकली इस एक्ट के अंदर क्या होता है, इस एक्ट के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट है उसको यहाँ पे अपोज किया जा रहा है। ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट बेसिकली दैट मीन्स आपका कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है टीवी पे, जैसे आपने देखा है आप बेनेड्रिल का ऐड देखते हैं, आप डिस्प्रिन का ऐड देखते हैं, तो ये सारी ड्रग्स वो ड्रग्स है जिनको अगर आप लोगे तो ऐसे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ठीक है, अगर बेनेड्रिल है तो कफ सिरप में आराम देगा, डिस्प्रिन है तो सर दर्द में आराम देगा, पैरासीटामोल है तो आपका बॉडी एक फीवर जो भी है उन सब के अंदर हेल्प करेगा। तो ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर ये मतलब था कि कोई भी ऐसी दवाई का आप एडवर्टाइजमेंट टीवी पर, रेडियो पर या न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं कर सकते जो एक पर्सन की हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर मेजर या फिर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो इस एक्ट के बाद से ही आपकी जितनी भी ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट है वो सारी अपोज हो गई थी, राइट। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है 1955। 1955 में आपका फर्स्ट फार्माकोपिया दैट इज इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन यहाँ पर पब्लिश हुआ था। अभी हमने एक बार पहले भी देखा था कि आपका इंडियन फार्माकोपिया आया था, बट वो आपकी अंडर ब्रिटिश मोनार्की था, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स के अंडर में आपका वो फार्माकोपिया यहाँ पे पब्लिश हुआ था। 1955 के अंदर जो भी आपका फार्माकोपिया आया था वो पूरा ही इंडिया की गवर्नेंस के अंडर में आया था, राइट। फिर 1966 में आपका सेकेंड एडिशन आया और ऐसे ही धीरे धीरे करके कुछ सालों में आपके बहुत सारे इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस आते गए हैं। नेक्स्ट आपका 1984 की हम बात करते हैं। तो 1984 के अंदर क्या हुआ था, फार्मेसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई थी। अमेंडमेंट दैट मीन्स कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पर हुए थे। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वहाँ पर मेंशन हो गई थी कि सिर्फ जो क्वालिफाइड पर्सन है वो ही फार्मेसी की प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकता है। दैट मीन्स अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कोई पर्सन जो डी फार्मा है या फिर बी फार्मा है वो ही पर्सन यहाँ पे फार्मेसी की प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। अदर देन इसके अलावा कोई भी पर्सन फार्मेसी की प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। और इससे पहले 1984 से पहले क्या हो रहा था, बिफोर 1984 क्या हो रहा था, एक्चुअली जो लोग थे उनको इतना कहा गया कि फर्स्ट रजिस्टर, एक आपका फार्मेसी एक्ट के अंदर ही आपके कुछ रजिस्टर्स होते हैं, तो फर्स्ट रजिस्टर के अंदर अगर कोई भी पर्सन अपना नाम एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर करवा लेता है तो वो वहाँ का एज अ फार्मासिस्ट कंसिडर हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पे काम कर रहा है। ये कब की बात है, बिफोर 1984। बट इसके लिए भी एक कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या थी कि उस पर्सन को 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर, दैट मीन्स डिस्पेंसिंग में या फिर सेलिंग ऑफ द ड्रग्स में, ठीक है। और उस टाइम पे क्या था आपको पता है, इलीगल चीज़ें, फर्जी काम तो आज भी बहुत होते हैं। तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई भी एज कोई भी बना रहा था और उसके बाद फर्स्ट रजिस्टर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के कंसीडर हो जाता था कि उस टाइम पे कि ये हमारा बंदा फार्मासिस्ट है। बट ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा हुआ 1980s के टाइम पे। एट द टाइम ऑफ 1980s क्या हुआ, इस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा उठाया गया। इस करके फिर यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियली सारे नोटिस आने लग गए कि अब तो फार्मेसी का कोई क्वालिफाइड कोर्स ही होगा या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, और जिनके पास कोर्स होगा वही लोग यहाँ पे फार्मेसी की प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है।
और इस टाइम पे ये भी चीज़ थी कि जो 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर जो भी कोई रजिस्टर्ड लोग जा रहे थे फर्स्ट रजिस्टर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने, तो वो हो गए थे एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर। बट आज भी उन लोगों की कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ना ही उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट जॉब थी। बस उस टाइम पे क्या था, एक शॉर्टेज थी, कंपाउंडर्स थे, तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जिसको भी एक्सपीरियंस है वो लोग आए और एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहाँ पर काम करे। ठीक है, यहाँ पे भी कोई ऐसी डिग्री डिप्लोमा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस आपका 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा था। तो मेजरली ये आपकी हिस्ट्री बताती है कम्युनिटी फार्मेसी की। इसके अंदर आपके कुछ ही मेजर एक्ट्स हैं, कब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। हिस्ट्री अभी तक हमने देख लिया, अब इसके बाद हम डेवलपमेंट देखेंगे कि आपकी कैसे कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर कुछ कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, ये इंडिया और इंटरनेशनल दोनों बेस के ऊपर है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू WHO क्या है इधर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, किसी भी पॉपुलेशन में एक स्पेशलाइज्ड या फिर स्पेसिफाइड पर्सन आपको चाहिए, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, एक फार्मासिस्ट चाहिए। कितनी पॉपुलेशन के ऊपर, 2000 पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू WHO अगर किसी एक लोकल एरिया है, मान लो वहाँ पे 4000 लोग रहते हैं, दैट मीन्स WHO ये कहती है कि वहाँ पे 2 आपके फार्मासिस्ट अवेलेबल होने चाहिए, या हम ये कह दें कि वहाँ पे 2 आपकी कम्युनिटी फार्मेसीज अवेलेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो बाकी जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ आपकी कौन सी है, एक तो इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया। दूसरा आपकी आती है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो डेवलप हो चुकी है। तो डेवलप्ड में हम बात करते हैं जैसे आपकी अमेरिका की, कनाडा की, ये सारी कंट्रीज़ की। ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर मैं अमेरिका की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो अप्रॉक्स 1,81,000 आपके पास यहाँ फार्मासिस्ट हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि ड्रग स्पेशलाइज्ड पर्सनस हैं। ओवर कितनी पॉपुलेशन है उधर, 2,87,000 समथिंग कुछ। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 3 लाख के आसपास की पॉपुलेशन में वहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा फार्मेसी स्टोर्स हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ पे ड्रग स्पेशलाइज्ड या फिर उतने फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं। परसेंटेज में अगर मैं कहूँ तो 61% की पॉपुलेशन यहाँ पे ऑक्यूपाइड है अकॉर्डिंग टू द WHO का जो भी डिमांड है। ठीक है, जैसे 2000 लोगों के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट या स्पेशलाइज्ड पर्सन होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका 61% ये चीज़ फुलफिल हो रही है। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ऑब्वियसली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इंडिया क्या है, आपका एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है। दूसरा, इसके अंदर इतने आपके जो भी इंडिया की पॉपुलेशन है उसके कंपैरेटिवली आपके इतने यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसीज अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा लैक है, लोगों को नॉलेज नहीं है सबसे पहला तो फार्मेसी के बारे में। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज है। और उसके ऊपर आपके कोर्सेज जो हैं, पहले के टाइम पे आप जानते हो कि ऐसा कोई कोर्स नहीं था, अब तो चलो फिर भी आपके कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इसके साथ में क्या हो सकता है कि लोगों को इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो भी नहीं पता। लोग सोचते हैं कि एक जनरल स्टोर ओपन करना और एक आपका फार्मेसी स्टोर ओपन करना दोनों सेम बात है। कोई भी अपना फार्मेसी स्टोर खोल लेगा, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी क्या है कि फार्मेसी स्टोर के ऊपर आप क्या करोगे, बस आप जाओगे, अपना प्रिस्क्रिप्शन दोगे और दवाइयाँ ले लोगे। तो बेसिकली एक बिजनेस की तरह काम कर रहा है। उनको ये लगता है कि जो एक फार्मासिस्ट है उसके पास ऐसा कोई आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए आपके इंडिया में यहाँ पर जो नॉलेज है वो थोड़ी सी कम है। और अगर मैं बात करूँ तो आपके जो कोर्सेज है वो अलाइंड है, अलाइनिंग ऑफ कोर्सेज। अलाइनिंग ऑफ कोर्सेज की मैं क्या करूं कि नॉट गुड, इतना कुछ अच्छा खासा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कम्युनिटी फार्मेसीज को लेके। बट आज की अगर हम बात करें तो आप जानते हो बी फार्मा, डी फार्मा बहुत अच्छे स्कोप है। इवन आपके पास फार्मडी का भी एक कोर्स आ गया है। ठीक है, फार्मडी का जो कोर्स है, फार्मडी का भी कोर्स आ गया है। फार्मडी का एक कोर्स है जिसको हम ये कह सकते हैं अगर आपको फॉरेन जाना है और फार्मा के अंदर कुछ करना है तो फार्मडी का कोर्स इज़ द बेस्ट कोर्स। ठीक है, तो ये डी फार्मा, बी फार्मा अब जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हुए हैं, क्योंकि कोविड से पहले भी अगर मैं बात करूँ तो लोगों को फार्मेसी के बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं थी। ड्यूरिंग द कोविड पता चला कि ठीक है, जो वैक्सीन बना रहा है वो एक फार्मासिस्ट है, जो दवाइयाँ दे रहा है वो एक फार्मासिस्ट है। तो धीरे धीरे अब जाके लोग इस चीज़ से ओपन अप हुए हैं, अवेयर हुए हैं कि फार्मेसी एक्चुअली है क्या। तो ऐसे करके आपका धीरे धीरे फार्मेसी का डेवलपमेंट यहाँ पर होता
जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपकी एक स्टडी कंडक्ट हुई थी, एक स्टडी हुई आपकी 2005 के अंदर, ठीक है। 2005 के अंदर एक स्टडी हुई, उसमें ऐसा देखा कि जो बहुत सारे स्टोर्स हैं, दैट मीन्स जो बहुत सारी आपकी कम्युनिटी फार्मेसीज़ हैं, वहाँ पर आपका फार्मासिस्ट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ठीक है, पर्सन काम कर रहा है, फार्मासिस्ट है, उधर शॉप ओपन किया, किसी और को अनक्वालिफाइड पर्सन को बिठा दिया और अपना बिजनेस अच्छे से एक्सपेंड करवा रहा है। तो इसके बाद में ये चीज़, इसके बाद ही एक्चुअली यहाँ पर कि जितनी भी चीज़ें थी, आपका जो डेटा था वो ऑनलाइन आने लग गया, ताकि अब एक लाइसेंस से अब आप बार बार शॉप नहीं ओपन कर सकते, या इवन अब कहीं पर आप वर्किंग भी हो तो भी आपका लाइसेंस सिर्फ वहीं तक है, उसके अलावा अगर आप काम करते हो तो वो इलीगल है और चीज़ें ऑनलाइन है। दैट मीन्स वो आपको सेकेंड्स में पता कर सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की है, कब से चल रही है ये सारी चीज़ें, राइट। अब इसके बाद हमने ये देखा कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स आपके पास थे तो वो सारे कौन ओन कर रहा था, कोई इंडिपेंडेंस ओन कर रहा था। इंडिपेंडेंस ओन कर रहा था, दैट मीन्स कोई वो पर्सन वहाँ पर अवेलेबल था जिसके पास ऐसे कोई डिग्री नहीं थी, डी फार्मा या बी फार्मा, ऐसा कोई भी वो क्वालिफाइड पर्सन नहीं था, कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन यहाँ पर एक फार्मेसी स्टोर को ओन कर रहा था, ठीक है। और फिर अगर हम ये बात करें डेवलपमेंट के अंदर ही, तो 10 साल से कंटिन्यू 10 ईयर से हम ये कह सकते हैं कि आपकी इंडियन फार्मेसी की एक चेन चल रही है, ठीक है। इंडियन फार्मा की एक चेन चल रही है, तो उस चेन ने क्या किया है, ये जो इंडिपेंडेंट्स थे इनके ऊपर इनको ओवरलैप कर दिया है, या फिर इनको पीछे करके वो आगे आ गई है। इंडियन फार्मेसी चेन क्या कर रही है, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इसने ऑलमोस्ट 6 अपने मेडिकल स्टोर्स को या फिर 6 फार्मेसीज़ को यहाँ पर ओपन अप किया है। तो ये इंडियन फार्मेसी चेन में बेसिकली आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो कि जैसे आपने देखा है अपोलो फार्मेसी, राइट, या फिर कोई भी मेड लाइफ, या हम ये कह सकते हैं कोई भी ऑनलाइन फार्मेसी जिसका एक फ्रेंचाइजी है, तो उसने अपनी नंबर ऑफ अपने स्टोर्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी इंडिविजुअल फार्मेसीज थी या फिर हम ये कहें जो इंडिपेंडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को ओवरलैप कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा अगर आप देख सकते हो तो लास्ट 2 ईयर्स से हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, जो कि है आपकी एक ऑनलाइन फार्मेसी, ठीक है। ऑनलाइन फार्मेसी क्या करती है, ऑनलाइन फार्मेसी ने अपने इंडिपेंडेंट्स और उसी के साथ साथ में जो भी आपकी एक इंडियन फार्मा की चेन थी, उन सबको भी बहुत ज़्यादा उसने किक आउट कर दिया है। कैसे, क्योंकि ऑनलाइन फार्मेसी में आप क्या जानते हो, आपको घर बैठे ही प्रिस्क्रिप्शन आपको ऊपर देना है, वहाँ पर आपका 2 स्टेप पे डिलीवरी होगी, ठीक है, 2 स्टेप डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अब पेशेंट्स, अगर ऑब्वियसली कोई हाइपरटेंशन या फिर एक क्रोनिक डिजीज़ का कोई पेशेंट है, तो वो एक्चुअली क्या करता है, अपना मेडिकामेंट खत्म होने से पहले ही किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी के ऊपर अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है और अपना मेडिकामेंट वहाँ से मंगवा लेता है। बट पहले क्या होता था, इंडिविजुअल पर्सन खुद वहाँ पर जाता था और अपने लिए स्टोर्स से दवाइयाँ लेकर आता था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अब हाँ, धीरे धीरे आपका फार्मा जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप होता हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर अल्टीमेटली हम एक कंक्लूजन करके बात करें, अगर हम एक कंक्लूजन के अंदर बात करते हैं, तो जो अभी आपकी कम्युनिटी फार्मेसी है, तो कम्युनिटी फार्मेसी की वैसे तो कोई डेवलपमेंट हो रही है, आराम से डेवलपमेंट हो रही है, बट हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सेफ्टी एफिकेसी इतनी नहीं हो पा रही है जितनी एक होनी चाहिए। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जितना वो चीज़ें हैं, अब आपकी डेवलपिंग कंट्री दैट मीन्स इंडिया के अंदर वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी बात है, और ये आगे आपका और ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने फार्मेसी का, दैट मीन्स कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस का इंट्रोडक्शन, उसका रोल, हिस्ट्री और डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे एनालाइज किया है, और ये चैप्टर अब आपका यहीं पे ही खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।